मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में ऐसे बिरले ही लोग हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के मात्र 2 साल के अंदर चमत्कार किया हो और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के 1 साल के भीतर कहीं ना कहीं सरकार बनाई हो। ऐसे ही चंद लोगों में शामिल है अरविंद केजरीवाल, जो नारा लगा रहे हैं चलेगी झाड़ू इस बार। लेकिन क्या झाड़ू वाकई दिल्ली के चुनाव में चलेगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री अरविंद केजरीवाल। कहीं सरकार बनाई हो। ऐसे ही चंद लोगों में शामिल है अरविंद केजरीवाल, जो नारा लगा रहे हैं चलेगी झाड़ू इस बार। लेकिन क्या झाड़ू वाकई दिल्ली के चुनाव में चलेगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, सबसे पहला मेरा सवाल, किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता ये किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, ये इस देश के लोगों वर्सेस महंगाई और भ्रष्टाचार है। हम यहाँ पे किसी इंडिविजुअल या किसी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं आए। हमारी लड़ाई तो हमेशा से भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, महंगाई, इसके खिलाफ थी। आज एक आम आदमी से पूछिए दिल्ली के अंदर, उसका जीना मुश्किल होता जा रहा है। हमें उसके बारे में सोचना है। ये कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी किरण बेदी आपकी मेन अपोनेंट है। लोग कह रहे हैं कि यह मुकाबला बेदी वर्सेस केजरीवाल है। नेचुरली अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी न किसी इंडिविजुअल के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। किरण जी मेरी बड़ी बहन की तरह हैं और मेरा कोई उनसे निजी कभी कोई वो नहीं है। निजी नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक लड़ाई तो है, तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा जी। किरण बेदी का नाम आने से सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आया? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पार्टी ज्वाइन करनी थी तो आम आदमी पार्टी में आती। आम आदमी पार्टी एक नई किस्म की राजनीति की बात कर रही है। जिन चीजों के ऊपर किरण बेदी जी लड़ा करती थी, किरण बेदी जी कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में आए, बराबर बराबर का ही है। किरण जी ट्वीट किया करती थी कि जो पार्टी अपनी फंडिंग की जानकारी ना दे उसको कभी वोट मत देना। बीजेपी तो फंडिंग की जानकारी नहीं दे रही है। 80% से ज्यादा फंडिंग बीजेपी खुद इलेक्शन कमीशन को लिख रही है कि अननोन सोर्सेज से आता है। तो फिर बीजेपी में क्यों गई? वो हमेशा कहती थी कि जो पार्टी ऐसी लोगों को टिकट दे जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम करे, उनको कभी वोट मत देना। उन्होंने ट्वीट किया था। तो अब बीजेपी के अंदर तो निहाल चंद्र जी तो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कितने एमपीज के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ वो हैं, तो उस पार्टी में क्यों गई वो? तो ये प्रश्न सारे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बीजेपी में जा रही हैं ऑफ ऑल द प्लेसेस। और मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूं और बहुत सम्मान करता हूं। जनता के बीच में ये है कि सीएम की कुर्सी मिल गई आखिरी मोमेंट पे 10 दिन पहले चुनाव के, इस तरह से मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी जोर मार गई एकाएक? लोग कह रहे हैं कि अवसरवादिता है ये। मतलब 2-3 साल अन्ना जी के मूवमेंट में हम लोग साथ रहे, जिन चीजों के खिलाफ लड़ते रहे, अगर ये बीजेपी ही ऑप्शन दे सकती थी, भविष्य दे सकती थी देश को, तो उसी टाइम बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? लोग ये मन में प्रश्न उठता है। लोग कहते हैं वो हमेशा से बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रही है। आपको पूरे आंदोलन के वक्त ये कहीं नजरिया नजर आया उनका? एक स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मैं बता सकता हूँ। इस वक्त मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये कहा जाएगा कि चुनाव के पहले चूंकि आपकी पॉलिटिकल ओपोनेंट है तो आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन ये वाली चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए ऑन रिकॉर्ड है। 26 अगस्त 2013 को या 12 को कोयला क्रांति हुई थी, आपको याद है? जी बिल्कुल। 10 दिन का हमारा अनशन खत्म हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और नितिन गडकरी जी के घर का घेराव किया था। बिल्कुल। उस दिन वो पहली बार खुल के बीजेपी के समर्थन में आई थी। उसके पहले दिन हम लोग गए थे, हम लोग अपनी टीम्स बना रहे थे कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी इनके घर का घेराव का लीड, इस टीम को लीड करेंगे, मैं इस टीम को लीड करूंगा, कुमार विश्वास इस टीम को लीड कर। तो हम ये चाहते थे कि किरण बेदी जी भी किसी भी टीम को जो उनका मन करे उसको लीड करें। तब उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी का घर का घेराव करना ठीक है, मनमोहन सिंह जी का ठीक है, बीजेपी के किसी भी नेता के घर का घेराव नहीं किया जाएगा। हमें बीजेपी के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करना, बीजेपी को सॉफ्ट रखना है। तो तब हमने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है। कोयले के घोटाले के अंदर जिन आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनमें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग शामिल हैं, हमें अटैक करना है तो दोनों पे करना होगा। तो वो बिल्कुल अड़ गई। और फिर जब अगले दिन हम लोग घेराव करने के लिए गए तो पूरा दिन उन्होंने हम लोगों के खिलाफ
टीवी में स्टेटमेंट्स दिए। वो पहला जंक्चर था जिस वक्त हम लोगों का रास्ते अलग अलग होने चालू हुए। उन्होंने खुल के फिर तब से बीजेपी का समर्थन पहले पार्टी के अंदर करना चालू किया और धीरे धीरे फिर आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से वो खुल के साथ आ। क्या कारण नजर आया आपको उसका? मुझे नहीं पता, वो तो वही बता सकती हैं कि बीजेपी से उनके कब से ताल्लुकात हैं, क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर वो मोदी का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, और अब वो साथ आ गई, क्यों करती थी? मुझे नहीं आइडिया। दिखावा था? मुझे नहीं आइडिया। ये कंट्राडिक्शन जो है ये सब लोगों के मन में एक सवाल पैदा कर रहा है कि खुल के उन्होंने पहले उनका विरोध किया, मोदी जी का विरोध किया, बीजेपी का तो हमेशा वो सिंपैथेटिक लग रही थी, लेकिन अब वो उनके गुणगान कर रही हैं, अब वो उनकी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट हैं। तो एक मन में बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें जनता के बीच में उठ रही हैं। आपके मन में क्या उठ रहा है बेदी जी को लेकर? मेरे मन में इन चीजों के बारे में मैं कभी नहीं सोचता, फ्रैंकली। मैं जब भी सोचता हूं मैं ये सोचता हूं कि मैं जनता में बहुत रहता हूं, सारा दिन जनता के बीच में घूमता रहता हूं, उनकी समस्याएं, उनके दिल्ली के हालात, तो हम उसी के बारे में ब्लूप्रिंट बना रहे हैं दिल्ली के बारे में। पिछली बार आपने देखा होगा कि लोकपाल, स्वराज, इसके बारे में हमने पूरा खाका तैयार किया था, वो खाका तैयार है। इस बार आएंगे, लोकपाल भी पास करेंगे, स्वराज भी पास करेंगे। इस बार हमें थोड़ा समय और मिल गया, तो दिल्ली की अलग अलग समस्याओं का ब्लूप्रिंट अब हम लोगों ने तैयार किया है। दिल्ली में पानी की समस्या को कैसे सॉल्व करना है, दिल्ली में बिजली की समस्या को कैसे सॉल्व करना है, सरकारी स्कूलों को कैसे ठीक करना है, प्राइवेट स्कूल जो अनाप शनाप फीस बढ़ा देते हैं उसको कैसे ठीक करना है, अस्पतालों को कैसे ठीक करना है, महिलाओं को कैसे सुरक्षा देनी है। ये पूरा खाका हम लोग बहुत डिटेल में जाके, मैं कई लोग आके प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें लगाऊंगा मैं, उसमें लगे हो आप। चलिए दिल्ली के मुद्दों पर आएंगे, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जैसा जिसको देखकर लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इनके एक्सप्लेनेशन देने चाहिए। हाँ बिल्कुल, पूछिए। 49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली हुई है बेहाल, बीजेपी कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने कहा, ये कांग्रेस ने कहा है। और यू टर्न केजरीवाल, और आपको ये भी कहा है कि यू टर्न मफलर मैन है वो। आप ये बताइए मफलर क्यों पहनते हैं आप? ठंड लगती है। ठंड लगती है इसलिए? खांसी बहुत रहती है, आपको आपने देखा होगा। हाँ, तो ये गला ढकना और सिर ढकना जरूरी है। कहीं ये स्टाइल तो नहीं बना है? स्टाइल स्टेटमेंट स्टाइल नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का स्टाइल स्टेटमेंट लोगों ने बना लिया स्टाइल स्टेटमेंट। मैं गर्मियों में तो मफलर नहीं पहनता। अभी जैसे एक टीवी चैनल वालों ने एक 5 स्टार होटल में किया, उस दिन मैंने अंदर मफलर नहीं पहना हुआ था क्योंकि एयर कंडीशन हीट था, तो कहते आज तो आप मफलर नहीं पहन के आए, आज आप स्मार्ट बन के आए हैं क्या? मफलर पहनो तो प्रॉब्लम, नहीं पहनो तो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, आपने कहा था कि मैं राजनीति कभी नहीं ज्वाइन करूंगा अन्ना हजारे की तरह, और राजनीति एक गंदगी है। मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास से आया हुआ व्यक्ति हूं, उसी तरह की मेरी परवरिश हुई, और हम सब लोग यही माना करते थे कि राजनीति एक गंदगी है, राजनीति तो गुंडों का काम है, राजनीति तो 2 नंबर के पैसे से चलती है, हमारा क्या लेना देना, राजनीति अलग है, हम अलग हैं। आपने देखा कि अन्ना आंदोलन तो आपने खूब कवर किया था। अन्ना आंदोलन के टाइम हमने सब कुछ किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, अनशन किया। अन्ना जी ने 3 बार अनशन किया, 2 बार मैंने भी अनशन किया। हम क्या मांग कर रहे थे? हम कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कानून बनाओ कि अब अगर वो भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल हो जाए। वो लोग नहीं माने, बार बार धोखा दिया, बार बार धोखा दिया। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि जिन लोगों से हम ये मांग कर रहे हैं, अगर उन्होंने आज ये कानून पास कर दिया तो वो तो खुद ही जेल चले जाएंगे। वो क्यों पास करेंगे? सुसाइड करेंगे क्या वो? तो जब तक राजनीति साफ नहीं की जाएगी, जब तक अंदर साफ लोग नहीं जाएंगे, तब तक समाधान नहीं हो सकता। लड़ाई बहुत मुश्किल थी, मतलब ऐसे लगता था इम्पॉसिबल सी थी, लेकिन किसी को तो बीड़ा उठाना था। तब हम लोगों ने, आपने तो पूरा इवोल्यूशन देखा हमारा किस तरह से। हम लोग तो आखिरी मोमेंट तक राजनीति में नहीं आना चाहते थे, राजनीति में इच्छा से नहीं आए, मजबूरी में आए हम लोग। मजबूरी में आए, लेकिन यह मजबूरी सत्ता की लालच के चलते थी? नहीं, अगर सत्ता का लालच होता, मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ता मैं? आज तक कोई चौकीदार की नौकरी नहीं छोड़ता, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो ऐसे ही नहीं छोड़ी जाती। वो तो बड़े लालच के लिए था। आपको लगा है मुख्यमंत्री नहीं, अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप ये बताइए कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, संविधान की कौन सी धारा में लिखा है कि उसको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता है? आज तक किसी ने छोड़ा मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री बनने के लिए? नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं छोड़ा, बाकी और इतने सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, इच्छा रखने वाले हैं, किसी ने नहीं छोड़ा।
तो मुख्यमंत्री का पद मैंने प्रधानमंत्री के लिए छोड़ा, ये कहना तो गलत है। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब मैं तो सत्ता का बहुत लालची था। अगर इतना ही सत्ता का लालची था तो एक कुर्सी तो अपने साथ में रखता ना, एक अपने हाथ में, उसको क्यों छोड़ता? भाई बाई चांस नहीं बना तो यहां तो आके बैठ जाऊंगा, वो क्यों छोड़ने की जरूरत थी? वो तो छोड़ने की। दूसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री बनना ही होता तो लोकसभा में जाना जरूरी है, तो कम से कम ऐसी सीट से तो लड़ता जहां से जीत जाता, जहां से जीतने के चांसेस थे। मैं क्यों अपना जाके दीवारों से सर फोड़ता? डे 1 से सब लोग कह रहे थे हारेगा हारेगा हारेगा, लेकिन मैं नई दिल्ली से लड़ लेता, मैं कहीं से लड़ लेता। दिल्ली के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे को वाराणसी जाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, इसके अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं जाना चाहिए था, कुछ, लेकिन कम से कम मैं ऐसी सेफ सीट से लड़ता। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो नहीं गया, प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ी? आपने देखा विधानसभा के अंदर वो कहने को कांग्रेस बाहर सपोर्ट कर रही थी, अंदर वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए। 2 दिन की आपने विधानसभा का सत्र देखा, वो 40 हो गए, हम 28 रह गए, हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गए, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, हम एक भी कानून पास नहीं करा पा रहे थे। तब मैंने इस्तीफा दिया था, ये सोच के इस्तीफा दिया था कि आज इस्तीफा दे रहा हूं, जनता बहुत खुश है, कल चुनाव हो जाएंगे और जनता हमें इस बार 50 से ज्यादा सीट देगी, बिना कांग्रेसियों के समर्थन के हम 5 साल सरकार चलाएंगे। मुझे क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत मेरी इंटेंशंस जो हैं वो ये है कि जैसे मैंने इस्तीफा दिया और इन्होंने राष्ट्रपति शासन, हमारी कैबिनेट ने रिकमेंड किया था कि दिल्ली में चुनाव तुरंत कराए जाएं, उन्होंने चुनाव नहीं कराए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तुरंत हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया 3 मार्च को, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली में चुनाव कराइए। प्रधानमंत्री बनना होता हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 महीने लगा दिए। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, आपको भी पता था कि इतनी जल्दी चुनाव तो होंगे नहीं, चुनाव की भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें कम से कम 6 महीने लगते हैं। और कांग्रेस तो कह रही थी कि अनकंडीशनल सपोर्ट था आपको, मैंने 5 साल तक के लिए सपोर्ट था। वो कहने को कह रही थी ना, आपने तो देखा था, बाहर कह रहे थे अनकंडीशनल सपोर्ट है और अंदर उन्होंने एक भी कानून पास नहीं करने दिया, हर चीज में टांग अड़ा रहे थे। लेकिन प्रक्रिया गलत थी आपकी उस कानून को पास करवाने की। प्रक्रिया भी गलत नहीं थी। प्रक्रिया, एक सेक्शन है जो ये कहता है कि आपको कानून प्रेजेंट करने के पहले एलजी की परमिशन लेनी पड़ती है ना? आपको एलजी को लिख के देना था, एलजी की परमिशन लेनी पड़ती है। और एक कानून, एक और सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर एलजी की परमिशन कानून के पहले ना ली जाए तो कानून के बाद परमिशन ली जा सकती है, कानून पास होने के बाद। हमने कहा हम कानून पास करा देते हैं, उसके बाद एलजी साहब परमिशन देते हैं। दोनों सेक्शन है और ये समझाया हमने कांग्रेस को। लेकिन एलजी साहब ने डिस्प्लेजर अपना पहले ही लिख के असेंबली को कम्युनिकेट कर दिया। ऊपर चर्चा होती, वो चर्चा करने को भी तैयार नहीं थे। अगर हम उससे आगे बढ़े, 49 दिन की सरकार की आप जो बात कर रहे हैं, आपने 49 दिन की सरकार चलाने के लिए तो जनता से रेफरेंडम लिया, लेकिन इस्तीफा देने के लिए नहीं लिया, ऐसा क्यों? गलती थी हमारी, मैंने हर जगह मानी अपनी गलती। ये हमारी गलती हुई, हमें लेना चाहिए था, जनता से पूछना चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती है जिसके लिए हम माफी भी मांग चुके हैं जनता से, और हम अपनी गलती भी स्वीकार कर सकते हैं, कर चुके हैं। लेकिन क्या जनता ने आपको माफ कर दिया है? 4-5 महीने तक ऐसे लगता, पहले तक ऐसे लगता था जनता बहुत ज्यादा नाराज है इस बात से। अब मैं जब जा रहा हूं जनता के विषय में, जनता कह रही है जी दूसरा मौका एक और देंगे आपको। दूसरा मौका? और आप आश्वस्त हैं इस दूसरे मौके के लिए? लगता है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है जिसको अपोजिशन पार्टी ने बड़ी हवा दी, कि आपने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं न किसी से समर्थन दूंगा न लूंगा, इस पर आप क्यों पलटे? मैं सहमत हूं और हम समर्थन नहीं लेना चाहते थे। थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता देता हूं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। शुक्रवार का दिन था, उसके पहले बीजेपी को एलजी साहब बुला चुके थे, बीजेपी मना कर चुकी थी। मेरे पास फोन आया एलजी साहब का कि मैं आपसे सरकार बनाने के सिलसिले में मिलना चाहता हूं। मैंने तुरंत अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई लंच के टाइम में, और हमने तय किया कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम भी लिख के दे देंगे। हमने लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया। अगले दिन सुबह, शनिवार को सुबह मुझे एलजी साहब से मिलना था। शाम तक कांग्रेस वालों ने चाल चली, उन्होंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिख के दे दी कि हम बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अब सारे टीवी चैनल्स पे चलने लग गया, आप भी देखना, आम आदमी पार्टी भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से, आम आदमी पार्टी भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से। इन्होंने जितने वादे किए थे मैनिफेस्टो में सारे झूठे थे। मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा बिजली के दाम आधे कर देंगे, हो ही नहीं सकते, पानी मुफ्त कर देंगे, हो ही नहीं सकता, गैर जिम्मेदार लोग हैं। अब हम फंस गए, आगे कुआं पीछे खाई। तो हम लोगों ने तय किया कि हम जनता से पूछेंगे, और हमें पूरी उम्मीद थी
कि जनता ये कहेगी कांग्रेस से समर्थन मत लेना। तो अगले दिन मैं एलजी साहब से मिला और मैंने कहा सर मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए और मैं हम जनता से एक बार पूछ, दिल्ली में 282 सभाएं की और क्लोज डोर नहीं की, पूरे आपका पूरा मीडिया साथ साथ पीछे पीछे चल रहा था, जनता के बीच में की और खूब जनता आई इन सभाओं में। 282 में से 257 सभाओं में ओवरवेलमिंगली लोगों ने कहा जी जब तक समर्थन देते हैं तब तक ले लो। तो मुझे लगता है ये धर्म संकट था। तो इस खास मुलाकात में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल से एक खास बातचीत की, आप फिर एक बयान से पलटे। कौन सा? वो ये था कि आपने कहा कि आप सरकारी घर नहीं लेंगे, उसके बाद आपने भगवान बड़ा बंगला नहीं लेंगे। आप मेरा एफिडेविट पढ़ लो, मैंने एफिडेविट दिया था और किसी चीज से बड़ा बंगला नहीं। अब तोड़ मरोड़ रहा है। अभी एक अंग्रेजी का बहुत बड़ा अखबार है दिल्ली का क्या देश का, पीछे पड़े हुए हमारे, उसमें लिखा अरविंद ने कहा था हम कार नहीं लेंगे सरकारी। वैसे मैंने ली नहीं कार, सरकारी कार नहीं, मैं अपनी टूटी फूटी वैगनआर में घूमता था, लेकिन हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं था हम काम कैसे करेंगे सरकारी कार नहीं लेंगे। तो सरकारी कार तो लेनी पड़ेगी ना, बाकी मंत्रियों ने ली थी, मैंने नहीं ली। उसमें लिखा है अरविंद ने कहा था सरकारी घर नहीं लेंगे। सरकारी घर तो लेना पड़ेगा, मेरे पास घर है ही नहीं, मैं रहूं, आज भी मैं सरकारी घर में ही रह रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखा। बड़ा बंगला नहीं लेंगे। बड़ा बंगला लोगों के और मंत्री के बीच में एक दीवार पैदा करता है, वो एक ओवरऑड हो जाता है, मतलब आदमी आ ही नहीं सकता वहां पे। मैंने घर लिया, मैंने टाइप 6 घर लिया, उनको टाइप 9 या टाइप 8 या पता नहीं कितना बड़ा बंगला मिलता है। मेरा घर छोटा सा था, आप आए देखा होगा आपने, मेरा छोटा सा घर था, मैंने छोटा सा घर लिया था, बंगला नहीं लिया बड़ा। तिलक लेन में अमित शाह कह रहे थे कल कि पहले वो वैगनआर में चलते थे, फिर उनकी इनोवा हो गई, अब जो है अगली बार वो अगर मुख्यमंत्री बन गए तो उनके घर के सामने वो प्लेन खड़ा कर लेंगे। वो जैसे वो खुद घूमते हैं ना प्लेन में, इसीलिए उनको अन्ना जी कहते हैं जो जैसा चश्मा पहनता है उसको दुनिया वैसी दिखती है। मेरे पास वैगनआर थी, मेरे पास अपने पास हमारे घर में एक गाड़ी है ऑल्टो, ठीक है, वैगनआर है वो भी किसी ने दान दी हुई है पार्टी को, इनोवा है वो भी किसी ने दान दी हुई है पार्टी को। तो पार्टी के पास 6 या 7 गाड़ियां हैं हमारी पार्टी के पास, तो कभी किसी में घूम लेते हैं, कभी किसी में घूम लेते हैं। बिजली के बिल की अगर बात करें तो आपने कहा था बिजली का बिल 50% कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करा हमने, सारी दुनिया कह रही है 400 यूनिट तक। 400 यूनिट तक। उसका कारण बता देता हूं मैं, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। कुछ लोग जो 500 यूनिट कंज्यूम करते हैं वो कहते हैं अरविंद जी आपने हमारा नहीं किया। बिल्कुल मैं भी 500 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करता हूं पर आपके पास तो पैसे हैं। मुझे बड़ी निराशा है कि मेरा बिल आधा नहीं हुआ। इसका हमने ये कहा था, बिजली कंपनियों का ऑडिट शुरू किया हम लोगों ने। हमारे सरकार बनाने के पहले आपने देखा होगा 5 साल से ये डिमांड हो रही थी कि बिजली कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं, बिजली कंपनियां गड़बड़ कर रही है। दिल्ली की सारी आरडब्ल्यूएस कह रही थी इनका ऑडिट करवाओ। कांग्रेस बार बार, शीला दीक्षित जी कह रही थी ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि ये कोर्ट में गए हुए हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने, और बीजेपी उनके साथ, बीजेपी कह रही थी इनका ऑडिट नहीं हो सकता। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने फाइल मंगाई, फाइल देखी तो उसमें पता चला कोर्ट में तो गए हुए हैं, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दे रखा। मैंने तुरंत 5 दिन के अंदर, सरकार बनने के 5 दिन के अंदर बिजली कंपनी को ऑडिट ऑर्डर कर दिया। उसके बाद ये लोग उस ऑडिट के खिलाफ कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कंप्लाई करो, ऑडिट कराओ, क्यों नहीं करा रहे ऑडिट। अब मेरा ये कहना था कि जब तक ऑडिट पूरा नहीं हो जाता तब तक जो बिल्कुल बहुत ही गरीब लोग हैं जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, बिल्कुल 400 यूनिट तक एक तरह से लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास कवर हो जाता है, उनका हम कम कर देते हैं सब्सिडी देके। मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन ये बिजली कंपनियों के ऑडिट की रिपोर्ट आएगी आपका भी बिजली का बिल आधा हो जाएगा। मेरे पास काफी जानकारियां जो भी मैं बता नहीं सकता कि वो सारी जांच चल रही है। बिजली कंपनियों के ऑडिट की एक बार रिपोर्ट आएगी तो उसमें काफी गड़बड़ियां निकलने वाली हैं और आपका बिल भी आधा होगा उसके बाद। कब? जैसे अब मैं ऑडिट करके ऑर्डर देके गया, अब वो बिजली कंपनियां, सीएजी साहब बार बार कह रहे हैं कि बिजली कंपनियां हमें खाते नहीं दिखा रही, बिजली कंपनियां हमें खाते नहीं दिखा रही, सरकार इन पे दबाव डाले। सरकार कुछ कर ही नहीं रही। अब बीजेपी की सरकार ने आके पूरा बिजली कंपनियों का ऑडिट ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम आएंगे तो उसको दोबारा चालू कराएंगे, इंश्योर करेंगे बिजली कंपनियां खाते दें उनको। आपने 200 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर बिजली कंपनियों को दिया। 250 करोड़। लोग कहते हैं कि आपने तो बिजली कंपनियों को गिफ्ट दे दिया मुफ्त का। नहीं, गिफ्ट कहां से दे दिया, आप ही का पैसा था, आप ही को उठा के दे दिया। तो वही एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से बिजली कंपनियों को दे दिया। सवाल यह है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सरकार में
गरीबों के लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। सब्सिडी ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है, अमेरिका ले लो, जापान ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, और ऐसी कोई सरकार नहीं है, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, जो सब्सिडी नहीं देती गरीबों के लिए। अगर सब्सिडी ज्यादा दे तब आप कह सकते हो यार इस तरह से तो सरकार नहीं चल सकती। 40,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है। 40,000 करोड़ में से मैंने 200-250 करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी दी थी, 42 करोड़ रुपए की पानी की सब्सिडी, 300 करोड़ की सब्सिडी दी थी। उसके बदले में मैं 1000 करोड़ एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करके लाया था। 300 करोड़ की सब्सिडी दी, 1000 करोड़ एक्स्ट्रा, 700 करोड़ रुपए में प्रॉफिट में छोड़ के गया था सरकार को। यही मैंने एक बार नेहरू प्लेस में कहा था, मैंने कहा मैं बनिया हूं, मेरे को धंधा करना आता है। वो किसी ने कहा कास्ट पॉलिटिक्स करता, कास्ट पॉलिटिक्स करता, कास्ट, तो मैं कोई गलत काम नहीं करके गया था। 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी, कोई गरीबों के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन आपने बनिए का जिक्र कर दिया तो लोगों के आईब्रोस बिल्कुल खड़े हो गए थे। कहते हैं अरविंद केजरीवाल बनिए और व्यापारियों की बात क्यों कर रहे हैं? अगर मैं ये कहता कि मैं बनिया हूं, आप भी बनिए हो, बनिए को वोट देना, तब ये कास्ट पॉलिटिक्स थी। एक फ्लो के अंदर मैंने कह दिया कि भैया मैं बनिया हूं, धंधा मेरे खून में है। धंधा कैसे करते हैं, मैं कभी भी सरकार को नेगेटिव नहीं छोड़ के जाऊंगा, पॉजिटिव ही रखूंगा, प्रॉफिट में ही रखूंगा सरकार को। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, सब्सिडी देनी पड़ेगी, सब्सिडी भी देंगे। और आप लोगों का जितने लोग हैं, व्यापार जो है, व्यापार को फलेगा फूलेगा दिल्ली के अंदर। 49 दिन में हमने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया था। व्यापारियों का जो वैट होता है ना, वैट को सिंप्लीफाई, AR1 फॉर्म होता है, इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, व्यापारी भर नहीं पाते थे, और जमा करने के लिए पैसे AR1 फॉर्म में अबॉलिश कर दिया था। T2 फॉर्म होता है, T2 फॉर्म उन दिनों में सस्पेंड कर दिया था हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात थी कि 49 दिन के अंदर व्यापारियों से, नेहरू प्लेस के व्यापारियों ने मुझे बताया, 27 डिपार्टमेंट्स के इंस्पेक्टर आते हैं साहब हर महीने हमसे पैसे लेने। एक भी इंस्पेक्टर नहीं आया था किसी डिपार्टमेंट का आपके टाइम में। हमने वैट की रेड बिल्कुल बंद कर दी थी उन दिनों में। इन सब चीजों के बावजूद व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के टैक्स दिया। रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था हमारे टाइम में टैक्स का। अजय माखन कहते हैं कि नए थानेदार आता है तो वो भी कुछ दिन तक पैसे नहीं लेता है। सर थानेदार तो बीजेपी की, वो 40 साल का एक्सपीरियंस थानेदारी का उन्हें है, हमें नहीं। हमें 15 साल का समाज सेवा का एक्सपीरियंस है। नहीं, हम जनता के बीच में रहते हैं। उनका कहना है कि नया थानेदार जो आता है वो इलाके में कुछ दिन पैसे नहीं लेता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। अगर ऐसा है तो सर सारी सरकारों को, राजस्थान में सरकार बनी नहीं, उन्होंने बताइए क्या किया। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी, उन्होंने बताइए क्या किया। अब हरियाणा में नई सरकार बनी है, उन्होंने बताइए क्या किया। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी, उन्होंने बताया। और देश में नई सरकार बनी, आप ये बता दीजिए 7 महीने के अंदर क्या किया उन्होंने। चारों तरफ एक ही बात कह रहे हैं, 7 महीने के अंदर क्या किया, अकाउंट खुलवाए। सर अकाउंट से पेट तो नहीं भरता, अकाउंट में पैसे तो डाल दो ना। वो जो कह रहे थे 14 लाख रुपए आएंगे, 14 लाख रुपए डाल दो, लोग खुश हो जाएंगे। अकाउंट खुलवाए, 19.5 लाख अकाउंट खुलाए, अकाउंट से पैसे, पेट थोड़ी भरता हमारा। पर ये भी उपलब्धि है अकाउंट खुलवाना। आप गरीब लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है सर। पेट तो भर दो आप सेटिस्फाइड है, आपको लगता है 7 महीने के अंदर सारी देश की मशीनरी ने मिलके 19 लाख बैंक अकाउंट खुलवाए। महंगाई कम कर दी। कहाँ करी सर? कर दी भाई। कहाँ महंगाई? सर मैं बताता हूँ आपको। हाँ। हमारी सरकार थी, एक एक चीज के ऊपर, मुख्यमंत्री दफ्तर से हम एक एक सब्जी और एक एक उसके ऊपर नजर रखा करते थे। मैंने पूरी टीम बिठा रखी थी। हमारे टाइम में गोभी 8 रुपए किलो मिला करती थी। आज गोभी मार्केट में चले जाओ 40 रुपए किलो मिलती है। इनको क्या पता, ये लोग गोभी थोड़ी लेके आते हैं। मेरी मम्मी जाती है गोभी लेने मार्केट में, मेरी बीवी जाती है। हमको पता है, हम आम आदमी है। गोभी हमारे टाइम में 8 रुपए किलो थी, गाजर हमारे टाइम में 10 रुपए किलो थी, हमारे टाइम में मटर 12 रुपए किलो थी। आज 40 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं मिल रही। आप कह रहे हो महंगाई कम कर दी, कहां से कर दी? आपका इशारा पेट्रोल की तरफ तो नहीं है? नहीं, मेरा ओवरऑल इन्फ्लेशन। ओवरऑल सर ओवरऑल नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल का ये तामझाम कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हुआ, ये जनता को समझना पड़ेगा। हमारे देश में पेट्रोल कैसे बनता है? बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले 6 महीने में कच्चे तेल के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। जून के महीने में कच्चा तेल $115 था, आज $47 हो गया है। तो अगर कच्चे तेल के दाम आधे से भी कम हो गए तो पेट्रोल के दाम भी आधे से भी कम होने चाहिए थे। जून के महीने में पेट्रोल 70 रुपए था, आज दिल्ली में पेट्रोल 30 रुपए होना चाहिए था। 30 रुपए, 61 रुपए बिक रहा है पेट्रोल दिल्ली के अंदर। अगर आज 30 रुपए पेट्रोल हो जाता सर, मैं आपको बता रहा हूं, सब्जियां भी सस्ती हो जाती, सारी चीजें सस्ती हो जाती, बिकॉज पेट्रोल से हर चीज चलती है दिल्ली देश के अंदर। क्यों नहीं किया इन्होंने? तो आप वैट घटा देंगे पेट्रोल से मुख्यमंत्री बनने के बाद? सर वैट हम सारी चीजों पे कम करेंगे दिल्ली में, ये हमारा वादा है।
5 साल लगेंगे, एक साथ नहीं होगा, सब चीजों पे एक बारी कैलिब्रेट करना पड़ेगा। मैं इनकम टैक्स में रह चुका हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, जैसे जैसे आप टैक्स की दरें कम करते हैं, एक तो महंगाई कम होती है, दूसरा ये होता है कंप्लायंस बढ़ता है। आज मैं आपको कहूं 20% टैक्स देना है, आप टैक्स की चोरी करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कहूं 2% टैक्स देना है, आप खुशी खुशी दे देंगे। कंप्लायंस बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। और अगर आपका रोजगार बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो हर चीज में अच्छा ही अच्छा है। तो 5 साल के अंदर ये मेरा प्रॉमिस है दिल्ली के लोगों को, वैट के रेट दिल्ली के अंदर सबसे कम कर देंगे पूरे देश में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बातचीत है कि आपने अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने की बात कही, लेकिन 49 दिन की सरकार में आप भूल गए। नहीं भूले नहीं सर, फाइल शुरू की थी 49 दिन में। सर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे वादे 5 साल के थे। 49 दिनों के अंदर हमने क्या किया था, ऑथराइज्ड करने की। भाई ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड में क्या फर्क है? जब ऑथराइज हो जाएगी तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसको हमने पॉइंट्स में बना लिया। और हमने कहा कि ये सारी चीजें ऑथराइज से वो मत करो। उनके यहाँ सीवर नहीं है, सीवर लगवा दो। उनके यहाँ सड़कें नहीं है, सड़कें दे दो। उनके यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो सकती, रजिस्ट्री में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद चाहिए, डीडीए की मदद चाहिए, उसकी फाइल अलग से हमने शुरू कर दी। पूरा दिल्ली के लिए, दिल्ली की जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनमें सारी सुविधाएं देने के लिए मनीष सिसोदिया के अंडर में डिपार्टमेंट था, उसने ये कर दिया कि एक पूरा पैकेज बना देते हैं। सारी जगह सीवर, सारी जगह पानी की पाइपलाइन, सारी जगह शुरू कर दी। पूरा दिल्ली के लिए, दिल्ली की जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनमें सारी सुविधाएं देने के लिए मनीष सिसोदिया के अंडर में डिपार्टमेंट था, उसने ये कर दिया कि एक पूरा पैकेज बना देते हैं। सारी जगह सीवर, सारी जगह पानी की पाइपलाइन, सारी जगह बिजली, सारी जगह पार्क, इसके सारे हम बनाना शुरू कर देते। तो वो शुरू किया था, अब दोबारा आएंगे, इनकी रजिस्ट्रियां खुलवाएंगे, इनके घरों पे लोन दिलवाएंगे, इनके सीवर की लाइनें बिछवाएंगे, इनके यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, इनके यहाँ अस्पताल बनवाएंगे। ये प्रॉब्लम है। लेकिन सेंट्रल बाकी सारी सरकारें क्या करती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो कर ही चुकी है। कहाँ अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने के लिए तो अब अध्यादेश जारी कर दिया। मैं अध्यादेश नहीं जारी किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, कोई अध्यादेश नहीं जारी किया, झूठ बोल। कैबिनेट ने डिसीजन लिया, दिल्ली की सारी अनऑथोराइज कॉलोनी ऑथोराइज हो गई, बस हो गया। अब क्या मैं रजिस्ट्री करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। तो प्रोसेस उनके हिसाब से तो हो गया ना पूरा। 23 मार्च 2008 को, नवंबर 2008 में चुनाव हुए थे दिल्ली असेंबली के। 23 मार्च 2008 को शीला दीक्षित जी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, दिल्ली की सारी कॉलोनीज हो गई ऑथराइज। प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिए, बोले हो गई तुम्हारे लिए, सर्टिफिकेट लो, हो गई। वो सर्टिफिकेट आज तक पड़े हैं, कागज का टुकड़ा है वो। यही बेवकूफ अब बीजेपी बना रही है। वो कह रहे हैं हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको, अब ऑथराइज हो गए तुम हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, सीवर लग गए क्या? सीवर लगेंगे क्या? चलो 2 दिन में तो सीवर नहीं लग सकते, अब सीवर लगने शुरू हो जाएंगे क्या? आपके मकानों पे लोन मिलने चालू हो जाएंगे क्या? आपकी रजिस्ट्री खुल नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ इनमें से, झूठ बोल रहे हैं चुनाव के पहले। एक और मुद्दा आता है जिस पर लोग कहते हैं कि आपने यू टर्न लिया। आपने कहा था आप कोई पर्सनल सिक्योरिटी कवर नहीं लेंगे, लेकिन आपने लिया। मैंने नहीं लिया सर। अभी भी पिछले महीने मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये सिक्योरिटी को, सर ये सिक्योरिटी नहीं है, जासूसी है मेरे ऊपर। मैं 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पर ली हुई है आपने? मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गाड़ी पीछे पीछे चलती रहती है। आप हटवा दीजिए अगर आपकी चलती हो तो सर। नहीं मेरी नहीं चलती। आप अपने चैनल में इसको जोर से उठाइए, केजरीवाल की सिक्योरिटी हटाओ, केजरीवाल की सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए सर सिक्योरिटी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहता हूँ, प्राइवेसी चाहता हूँ थोड़ी बहुत। तो आप बोल दीजिए चैनल पे मेरी सिक्योरिटी प्लीज मेरी सिक्योरिटी हटाई जाए। मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को 100 बार लिख चुका हूं कि मेरी सिक्योरिटी हटाई जाए, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूं, आप लोगों के साथ मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। अच्छा ये बताइए कि आपने महिला कमांडो फोर्स बनाने का वादा किया था, लेकिन 49 दिन में उस पर एक पत्ता भी नहीं हिला। हिला सर, कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी की, दिखा नहीं लोगों को लेके। आपने कैरी नहीं किया, मैं उसका ऑर्डर दे दूंगा। महिला सुरक्षा फोर्स की जो कमेटी बनी थी उसका ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा। उस ऑर्डर में यही लिखा था कि दिल्ली में महिला सुरक्षा फोर्स बनाई जाएगी। दिल्ली में होमगार्ड हैं सर, 12,000 होमगार्ड हैं। उन होमगार्ड्स को बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, सीनियर अफसरों के घरों में इधर उधर उनको नौकर के रूप में यूज करते हैं ये लोग, उनके बूट पॉलिश करने के लिए उनके। इनको वहां से निकालेंगे और ये कोई एक पैसा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। इन 12,000 लोगों को ट्रेनिंग देके परमानेंट करेंगे और परमानेंट करके इनको महिला सुरक्षा के लिए बसों में यूज करेंगे और जगह जगह पूरी दिल्ली में यूज करेंगे। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी उन दिनों में। ये रिवाइव होगी?
रिवाइव क्या, तुरंत इंप्लीमेंट कराएंगे उसको, तुरंत इंप्लीमेंट कराएंगे। आपने वादा किया, मुझे उम्मीद है, मैं उसके बाद मैं टच में नहीं था, सरकार में नहीं था, कि अब 1 साल के अंदर तो उस कमेटी ने रिपोर्ट दे ही दी होगी अपनी। आपने वादा किया था आप जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन नीचे जनता दरबार लगाते लगाते आप छत पे पहुंच गए। सर उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा आ गई, पहली चीज तो ये जनता का प्यार था, जनता की मोहब्बत थी, जनता का विश्वास था, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमसे समस्याएं दूर होगी। हमने 1,500 से 2,000 लोगों का अरेंजमेंट किया था, उसी तरह से पुलिस 20,000 लोग पहुंच गए उस दिन वहां पे, और पूरा क्योस हो गया। अब और जनता, बहुत सारी जनता तो केवल मुझसे मिलना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, तो वो होड़ लगी हुई थी, काउंटर 20 काउंटर लगे हुए थे, किसी काउंटर पे जनता नहीं जा रही थी। हमने कहा भाई तो हमारा फलाना मंत्री उधर बैठा है, दूसरा मंत्री उधर बैठा है, तीसरा, मैं एक काउंटर पे बैठा था सुपरविजन, सारी जनता मेरे काउंटर पे आ रही थी। तब मुझे छत पे जाना पड़ा, उनको कहना पड़ा हाथ जोड़ के कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी तादाद में आए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा समय दीजिए, आज हम इसके लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद आपने कभी रिवाइव नहीं किया जनता दरबार? उसके पहले तो सरकार ही गिर गई सर, मतलब उसके बाद हम कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमने प्लान किया था, दिल्ली के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कि अब जनता को मुख्यमंत्री के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहां जो लाइनें लगेंगी उसको मुख्यमंत्री दफ्तर से मॉनिटर किया जाएगा। वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का ढांचा तैयार हो रहा था। अरविंद जी, कैसा लगता है आपको जब लोग आपको भगोड़ा मुख्यमंत्री बोलते हैं? तो भगोड़ा निकला, दुख होता है, प्रोपेगेंडा है। भगौड़ा मतलब मैं भाग के कहीं चला थोड़ी गया, मैं तो यही हूं, फिर भगौड़ा कहां से हो गया? इस्तीफा दिया ना मैंने अपनी तरफ से ठीक इस्तीफा दिया कि लोकपाल बिल के लिए लड़े, लोकपाल बिल नहीं पास करने दे रहे, जिस चीज के लिए लड़े अगर उसके लिए पास नहीं करने दे रहे, पूरा बहुमत नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो हम दोबारा जाएंगे जनता के बीच में, कहेंगे भी दोबारा आप पूरा बहुमत दो, हो नहीं पा रहा। और बीजेपी ने इसको ऐसे प्रोपेगेट कर दिया, भगौड़ा 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 भगौड़ा, तो गलत है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इन चुनाव में आप जन लोकपाल को भूल गए। नहीं भूले सर, अभी तो आपके सामने 3 बार जिक्र हो चुका। मेरे सामने हुआ, जनता के सामने जिक्र नहीं हुआ। आपसे डरते थोड़ी हैं कि आप ही के सामने करेंगे, दूसरों के सामने नहीं करेंगे। पर आपके भाषण से गायब है जन लोकपाल। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकपाल बिल पर हमने ये कहा है कि पिछली बार जितने काम किए थे वो तो करेंगे ही करेंगे, कई बार उसको रिपीट नहीं करते। रिश्वतखोरी बंद की थी, दोबारा करेंगे। महंगाई कम की थी, दोबारा करेंगे। पानी माफ किया था, दोबारा करेंगे। बिजली के बिल आधे किए थे, दोबारा करेंगे। हमने नर्सरी के एडमिशंस ठीक कर दिए थे, दोबारा करेंगे। स्वराज का बिल पास करेंगे, लोकपाल का बिल पास करेंगे। बहुत सारे काम किए थे सर उन दिनों में। अगर हम बात करें शांति भूषण जी की और आपकी पार्टी की, शांति भूषण जी आपकी पार्टी के संरक्षक हैं, लेकिन जब वो किरण बेदी की बड़ाई करते हैं और ये कहते हैं कि किरण बेदी एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकती है अरविंद केजरीवाल से, आपको कैसा लगता है? बुरा लगा मुझे कल, और आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, मुझे नहीं पता क्यों कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या लगता है, नाराज चल रहे हो? मैं नहीं कह सकता, अगर नाराजगी भी है तो वो बुजुर्ग हैं, हम उनके बच्चे हैं, डांट लेते अंदर, एक थप्पड़ भी लगा लेते, पिता समान है, लेकिन बाहर जाके ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रशांत भूषण उनकी बात से ना इत्तेफाक रखते हैं, शांति भूषण जी खुल के बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को इंटरव्यूज दे रहे हैं, बुला के इंटरव्यूज दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक नहीं है, मैं तो ये कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो अभी तक आप उन पर कार्रवाई कर चुके होते। कार्रवाई करना समाधान थोड़ी है, कार्रवाइयां अभी तक हमने किस पे की है? एक विनोद कुमार बिन्नी है जिसको अब तक पार्टी से निकाला है। कार्रवाई करना समाधान नहीं है। इस देश को, दुनिया को, 120 करोड़ लोगों को साथ लेके चलना, ये चैलेंज है। मैं आपको निकाल दूं पार्टी से, उसको निकाल दूं पार्टी से, किसी को निकाल दूं पार्टी से। निकालना तो बड़ा आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। जोड़ना है अपने को, सब लोगों को जोड़ना है। लेकिन अरविंद जी, ये बात भी सही है कि जितना बड़ा संगठन आपका अन्ना आंदोलन के वक्त था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त था, उससे लोग टूटते चले गए, टूटते चले गए, ज्यादा जुड़े हैं। दिल्ली के अंदर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, जब अन्ना आंदोलन था, पार्टी बनी, तो वो उसका एकदम से ट्रांजिशन था। जिस दिन पार्टी बनी उस दिन हमारे पास दिल्ली में 700 वॉलंटियर थे, सभा होती थी, लिस्ट थी हमारे पास। आज दिल्ली में हमारे पास कम से कम 30 से 40 हजार वॉलंटियर हैं। बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। जनता के अंदर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इसमें सबसे ज्यादा 49 दिन की देन है।
जो सरकार चलाई हम लोगों ने ना 49 दिन की, उससे बहुत विश्वास पैदा हुआ लोगों का, यार कर तो यही सकते हैं, एक गलती हो गई चलो माफ कर दो इनसे। लेकिन लोग कहते हैं उनमें पेड वॉलंटियर्स ज्यादा है ना, एक भी पेड वॉलंटियर नहीं है सर, एक भी पेड वॉलंटियर नहीं है हमारा। हमारे 2 ऑफिस है, एक पटेल नगर ऑफिस है, एक कौशाम्बी में ऑफिस है। इन 2 ऑफिस में फुल टाइम 24 आवर्स काम करने वाले 10-12 लोग हैं, वो पेड है बस, और कोई पेड वॉलंटियर नहीं है सर। मैं आपको नाम गिनाऊं, विनोद कुमार बिन्नी, MS धीर, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, कैप्टन GR गोपीनाथ, SP उदय कुमार, अशोक अग्रवाल, मधु भादुड़ी, ये तमाम नेता हैं जो आम आदमी पार्टी में थे। इनमें से मैं 90% आपको नाम गिनाऊंगा। मैं अगर आपसे बैकग्राउंड पूछूं, आपको बैकग्राउंड भी नहीं पता होगा, नंबर 1। तो कई बार वॉलंटियर्स, विनोद कुमार बिन्नी का पता है, हाँ, विनोद, शाजिया का पता है। आप कह रहे हो ये सारे नेता हैं, 30,000 वॉलंटियर्स में से सर कई लोग आते भी हैं, कई लोग जाते भी हैं, कोशिश करते हैं सबको साथ रखने की, लेकिन ये तो चलता रहता है ना। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो आप, आपके यहाँ भी पिछले 2 साल में कई लोग छोड़ के गए होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन खराब है, अच्छी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ भी छोड़ते भी हैं। टॉप की लीडरशिप के अंदर शाजिया इल्मी एक ऐसा चेहरा है जो छोड़ के गई है, जो सेंट्रल लीडरशिप में थी, टॉप लीडरशिप में थी। ये लोग, सब लोग एक ही तरह का आरोप लगाते हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। हाँ, बीजेपी में बहुत है। आपको हंसी नहीं आती? बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सबसे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र तो बीजेपी में है, जहां केवल अमित शाह जी की चलती है। सारी दिल्ली की बीजेपी अमित शाह के खिलाफ हो रही है, सारी दिल्ली की बीजेपी में टूट फूट मची पड़ी है। वो सारे लीडर कह रहे हैं जी किरण जी को मुख्यमंत्री बना का देने के लिए पहले हमसे पूछा ही नहीं था। सबसे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र तो वही नजर आ रहा है सर। और वो ये भी कहते हैं कुर्सियां चल रही हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह है। वही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी में सबसे ज्यादा संत महात्मा है, तानाशाह तो नहीं हूं। आप एक बात बताइए, आपके तो पुराने दोस्त रह चुके, आशुतोष हैं, योगेंद्र यादव है, ये सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। अगर मैं तानाशाह होता, ये लोग एक दिन भी रहते मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जब एजेंडा पूरा नहीं होता तो फिर वो, ये 2 चीजें अब मिल गई हैं सबको, और ये मिली नहीं है। जब वो बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी कहलवाती है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बोलो आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, बोलो कि तानाशाह है, बस ये 2 चीजें हैं। इन लोगों ने मेरे 7 जन्म टटोल लिए, इन लोगों ने, बीजेपी कांग्रेस वालों ने, इनको कुछ नहीं मिला। मैं बताऊं आपको, मेरे को पता चला है, मैं इनकम टैक्स में दिल्ली में 97-98 में पोस्टेड था, 4-5 साल मैंने काम किया इनका। उस दौरान मैंने जितनी फाइलों से डील किया, इन्होंने सारी फाइलें टटोल ली, कुछ मिल जाए इसके खिलाफ, कुछ मिल जाए, कुछ कीचड़ फेंको, कुछ नहीं मिला इनको। तो जब कुछ नहीं मिलता तब कहते हैं तानाशाह है, तब कहते हैं आंतरिक लोक, बस यही बचा है इनके पास, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है, आंतरिक लोक। अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, तानाशाह होता, सर ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनता, इतने लोग नहीं जुड़ते हमारे साथ। आपके बारे में कहा जाता है आप हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करते हैं, आरोप लगाए निकल लिए, आरोप लगाए निकल लिए। बताओ सर क्या करें? चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, सतीश उपाध्याय हो, चाहे वो सतीश उपाध्याय हो, हिट एंड रन। हाँ, मैं आपको बताता हूं, जब हम सरकार के बाहर हैं, हम क्या कर सकते हैं सर? हम यही तो, हम मरी पिटी जनता है, हम यही तो कह सकते हैं कि भैया चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, कुछ करो। जब हम सरकार में आए, भले से चोरी ना हुई हो, नहीं सबूत देते हैं सर, नहीं तो 2-3 कागज दिखा देते हैं सर, सारे कागज दिखाते हैं, नहीं तो आपका चैनल कभी नहीं चलाएगा। आप इसीलिए चलाते हैं, चैनल चलाते निकला वो मुकेश अंबानी के चक्कर में तो कई चैनलों को नोटिस भी हो गया है ना। मुकेश अंबानी जी ने चैनलों को नोटिस दिया, मेरे को क्यों नहीं नोटिस दिया उन्होंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरी थी, उनका मैंने स्विस बैंक का अकाउंट नंबर बताया था। अगर वो गलत होता तो सर वो मेरे पर 10,000 करोड़ का मुकदमा कर देते, मैं तो जेल में बैठा होता अभी। इसका मतलब सही था, आपको डरा रहे थे, आपको धमका। मैंने फिर चिट्ठी लिखी मुकेश अंबानी जी को, मैंने कहा इन बेचारे टीवी चैनल वालों को क्यों धमका रहे हो, ये कमजोर हैं, अगर धमकाना है तो मेरे को धमकाओ, मेरे खिलाफ नोटिस करो। मेरे खिलाफ नोटिस नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही हमारी सरकार बनी, जितने मुद्दे मैंने उठाए थे सब में FIR करा दी मैंने। जब मेरी चली तो मैंने FIR करा दी, जब मेरी चली तो मैं उनकी जांच करा के जेल भेजता इन लोगों को जो गलत होते। उसके पहले सरकार गिर गई, दोबारा सरकार आएगी, जितने मुद्दे हमने उठाए थे सर, उनमें से जितने जितने दिल्ली सरकार के जुरिस्डिक्शन में आएंगे सबके खिलाफ हम एक्शन लेंगे।
आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से फंड और चंदे को लेकर घोटाला होता है, इस तरह के कई तरह के आरोप लगते रहे। उल्टा कह रहे हैं सर आप, घोटाला नहीं होता। लोग कहते हैं कि यही एक पार्टी है जिसमें ट्रांसपेरेंट फंडिंग है। वेबसाइट पर कहाँ जानकारी आप है? खोलो भी वेबसाइट, खुलवाए अभी। हाँ खोले, वेबसाइट पे है जानकारी, आप देख लीजिएगा। ये भी है कि एक ही रसीद नंबर पर दो दो लोगों के नाम दर्ज हैं। सर ये कुछ टेक्निकल है, मेरे को परसों किसी ने बताया, ये टेक्निकल कुछ एरर है और इसमें कोई भी बेईमानी नहीं है कि वो कोई कह रहा बेईमानी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपने वादा किया था कि पार्टी फंड की पाई का हर महीने वेबसाइट पर डाला जाए। हमारा सारा हिसाब किताब, दो चीजें हैं, चंदा आता है उसका नाम, और आप एक काम करना, आज आप वेबसाइट पे जाना, 10 रुपए ही डालना, वैसे 10 रुपए मत डालना, 1 लाख रुपए डाल सकते हो आप, तो 1 लाख रुपए का डोनेशन देना और तुरंत 5 मिनट के अंदर आपका नाम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में ही डाला हुआ है हमने, वेबसाइट पे आ जाएगा। आप देखो, 10 रुपए डालूंगा नहीं सर, 1 लाख रुपए डालना, आप दे सकते हो आप 1 लाख रुपए। दूसरा, हमारा जो खर्चा है वो एनुअली हम ऑडिट करवा के वेबसाइट पे डालते हैं, तो जो डोनेशन है वो रियल टाइम बेसिस पे ऑनलाइन होता है और जो खर्चा है वो साल में एक बार हमारी वेबसाइट पे आता है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को नहीं करना चाहिए क्या? बीजेपी की 80%, कांग्रेस की 80% फंडिंग जो है वो अननोन सोर्सेस से आती है। वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लिख के दिया है कि अननोन सोर्सेस से आती है। उनको भी, उनसे भी चंदे का हिसाब कभी कभी लिया करो आप। उनसे पूछा आपने, भाई तुमने लोकसभा चुनाव में कितना पैसा खर्च किया? बिल्कुल पूछा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पूछा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पार्टी ने खर्च किया है और उसका हिसाब हम इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। तो आप कहो भाई जनता मांग रही है, हिसाब दो। नहीं, बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देना होता है, इलेक्शन कमीशन को हम देंगे। पर ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना सर, गलत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? देना चाहिए जनता को उनको। आपने इलेक्शन कमीशन को हिसाब दे दिया है? हिसाब दे दिया, एक चुनाव का बचा हुआ है, जी जनता मांग रही है, हिसाब दो। नहीं, बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देना होता है, इलेक्शन कमीशन को हम देंगे। पर ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना सर, गलत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? देना चाहिए जनता को उनको। आपने इलेक्शन कमीशन को हिसाब दे दिया है? हिसाब दे दिया, एक चुनाव का बचा हुआ है जिसका इतना हंगामा कर रहे हैं, वो कंपाइलेशन कर रहे हैं हम चारों तरफ से, कंपाइलेशन रह गया थोड़ा सा। तो आप जो इलेक्शन कमीशन को हिसाब देंगे वो वेबसाइट पे डालते हैं, सारा डालते हैं, सारा डालते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी डालते हैं और पार्टी का ऑडिट रिपोर्ट भी डालते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल से एक खास बातचीत जारी। तो लोहा ही काटता है, तो केजरीवाल की काट किरण K2K। वो लोहा है और मैं भी लोहा हूँ। तो लोहा लोहे को काटेगा? नहीं, हमें एक दूसरे को क्यों काटना है? किरण जी फले फूले, खुश रहें अपनी जिंदगी में, मैं ऐसी कामना करता हूँ, मैं क्यों काटूंगा उनको? हमारी लड़ाई किरण जी से थोड़ी है, हमारी लड़ाई बीजेपी से थोड़ी है, कांग्रेस से थोड़ी है। हमारे लड़ाई तो भ्रष्टाचार और महंगाई से है, उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी भ्रष्टाचार और महंगाई का प्रतीक है। तो भ्रष्टाचार और महंगाई से है, बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल से नहीं है। हमारी लड़ाई इन कुरीतियों से है। और मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली को, अब पूरा कमिटमेंट मेरा दिल्ली में है। दिल्ली को, जैसे आपको याद है जब हम दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, मैंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तो राजस्थान से आवाज उठी मुख्यमंत्री की, मैं भी नहीं लूंगी। महाराष्ट्र से उठा, मैंने कहा बिजली के रेट आधे करेंगे, महाराष्ट्र वालों ने कहा हम भी आधे करेंगे। अगर हम दिल्ली के अंदर अच्छी राजनीति करेंगे सर, इसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। हम यहाँ से गूंज उठेगी स्वच्छ राजनीति की, उसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। बिल्कुल पूरे देश पर पड़ेगा। और देश की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या दिल्ली से निकलकर देश पर भी जाने वाली है आने वाले? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरा अल्टीमेट एम जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, वहीं मेरा मन लगता है। और मैं आज राजनीति के अंदर भी जो हूं, इसको मैं अपना धर्म मानता हूं। जैसे लोग मंदिर जाते हैं ना, सेवा करते हैं, मेरे लिए राजनीति मंदिर जाने और सेवा करने जैसी है। तो कितने दिन मैं कर्म योग में रहूंगा और उसके बाद कब मैं भक्ति योग में और ज्ञान योग में जाऊंगा, मैं नहीं कह सकता। हाँ, आपकी रैली में हाल ही में हमने पोस्टर देखा था कि मोदी जी, देश आप चलाओ, दिल्ली हमारे लिए छोड़ दो। ये मैंने सुना है, ये पार्टी का पोस्टर नहीं है, कुछ लोगों ने वहां लगा दिया था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप इससे सहमत? मैं सहमत नहीं हूँ। दिल्ली में बीजेपी का नारा है, चलो चले मोदी के साथ। कहाँ चले? दिल्ली चले मोदी के साथ? कहाँ? विकास के पथ पर। आप हंस रहे हैं, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ। आप भी हंस रहे हैं। मैं आपको देख के हंस रहा हूँ। तो बस जवाब मिल गया, हंसी में ही जवाब मिल गया आपको। नहीं, अगर विकास के पथ पर दिल्ली को जाना है। 7 महीने में कहाँ पहुंचे हम लोग? 7 महीने हो गए, 7 महीने छोटा, 8 महीने हो गए अब तो।
8 महीने छोटा पीरियड नहीं होता। कहां पहुंचे? बैंक अकाउंट खुलवाए हैं बस, और तो कहीं नहीं पहुंचे हम लोग। आपकी सुई खाली बैंक अकाउंट पे अटक गई है। मैं तो भाई आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो इतने ज्ञानी आदमी हैं कि कहा और क्या क्या हुआ 8 महीने में, क्या हुआ, कहां पहुंचे हम लोग? 49 दिन में हमने इतने काम करके दिखा दिए थे। 8 महीने में क्या क्या हुआ, गिनवा दीजिए आप। 15 साल में क्या हुआ ये गिनवाइए आप। नहीं हुआ, इसीलिए लोगों ने नाराजगी में दिया। 8 महीने में नहीं हुआ, इसीलिए लोग हमें वोट दे रहे हैं दिल्ली के अंदर कि 49 दिन में इतना हुआ, 8 महीने में कुछ नहीं हुआ। स्टार्क डिफरेंस है। आप ऐसे बातें बोलते हैं कि लोग आपके झूठ को भी सच मान लेते हैं, आपके विरोधी ही आरोप लगाते हैं। सर बताइए मैंने कौन सा झूठ बोला? नहीं, लोग मान लेते हैं। मैंने झूठ बोला हो तो आप बताइए कौन सा झूठ बोला? नहीं, मैं एक बात बता रहा था। विरोधी आरोप लगाते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे को बता दो मैंने कौन सा झूठ बोला? नहीं, आपके झूठ, वो ये बोलते हैं कि आप में बोलने की ऐसी कला है कि आप अगर झूठ बोले तो वो भी सच लगने लगता है। मैं झूठ बोलता ही नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ वो लोग बोलते हैं जिनका स्वार्थ होता है, मेरा क्या स्वार्थ है इस सब में? अच्छा, 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चन। मोदी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं निवेदन करूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा एक्शन लें, जो जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे करें। अमित शाह जी बीजेपी चला रहे हैं, बीजेपी चलाएं। किरण बेदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, अगर जनता चाहेगी तो बनाएगी। अन्ना हजारे जी की बहुत इज्जत करता हूं, पिता समान है। अरविंद केजरीवाल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा हूं तन मन धन परिवार सब कुछ कई सालों से समाज के लिए दांव पे लगाया हुआ। अजय माकन जी को शुभकामनाएं। सिर्फ शुभकामनाएं। अजय माकन जी भी बेचारी डूबती कांग्रेस को कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स पे आप क्यों बात कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल पे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपके कमेंट जानना चाह रहा हूँ। कमेंट इंडिविजुअल्स पे कभी नहीं करने चाहिए। चलिए, सबको मेरी शुभकामनाएं। सब लोग अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहें, सुख शांति पूर्वक आनंद पूर्वक रहें, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। मेरी किसी इंडिविजुअल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी, आप आए, आपने हमसे बात की। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात हमारे सामने रखी। दिल्ली चुनाव में बस कुछ ही वक्त बाकी है और तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता किसकी तरफ अपना रुझान दिखाती है। हमारी इस खास मुलाकात में बस इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार